नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक रियलिस्टिक स्टोरी को लेकर। ये मामला मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के सटे एक छोटे से इलाके से जुड़ी हुई है, जहां ममता नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18-19 साल के अप्रॉक्स में होती है। लड़की बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील थी, यानी कि कोई भी इसको देखता तो अपना दिल दे बैठता। इतनी खूबसूरती तो इसको ऊपर वाले ने दे रखी थी। लेकिन अब खूबसूरती देने का मतलब ये नहीं है कि कोई इसके साथ किसी भी घटना को अंजाम दे दे। राइट लगे तो कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। अब होता यह, ममता की जिंदगी में तो सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था। परिवार के ये लोग मिडिल क्लास तो थे, खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, उठने बैठने रहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था एक पैटर्न वाइज। लेकिन ममता क्या जानती थी कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा कि उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, मात्र दो हैवानों की हैवानियत की वजह से। होता यह है कि ममता खेत में अपने पिताजी के लिए कुछ खाने का सामान लेकर जा रही थी। ममता के जो पिताजी थे वो किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। ममता का एक भाई भी था जिसकी उम्र 24 साल के अप्रॉक्स में थी। वो दिन भर लड़कों के साथ इधर उधर घूमता टहलता था, इसलिए उसको घर के लोग निकम्मा समझते थे। सोचते थे बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है, कहीं काम धाम जाके कर ले तो ठीक है। लेकिन उसके भाई के कान में कोई जू तक नहीं रेखता था। बस उसको घूमना है, टहलना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना है, फिर शाम को घर पे आके खाना खा के सो जाना है। अब घर की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जो छोटी मोटी जिम्मेदारियां थी, वो ममता ही संभाल रही थी। अब ममता कभी खेत में पिताजी के लिए पानी ले जाना, कभी खाना ले जाना, कभी पिताजी से जाकर पूछना कि शाम को क्या बनेगा। माता जी कभी कभी पिताजी के साथ खेत में हाथ बटा रही थी। अब ममता घर का काम देखने के साथ साथ खेती बाड़ी में पिताजी के पास राशन पानी का भी काम करती थी, पहुंचाने का। दो बगल के सटे गांव के दो लफंगे, एकदम लुच्चे लफंगे, ममता को बहुत दिनों से, कई दिनों से ताड़ रहे थे, देख रहे थे। और अचानक एक दिन इनका दाल गल ही गया। वो ममता का हाथ पकड़कर खींचते हैं जब वो अपने पिताजी को कुछ खाने का सामान लेकर जा रही थी देने के लिए खेत में। और बगल में एक झाड़ी थी, उसको ले जाकर पहले मारते पीटते हैं, उसके बाद उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसके साथ घटना को अंजाम देते हैं। ममता कहीं ना कहीं कुछ ही घंटे के अंदर अपना दम तोड़ देती है, मर जाती है। और वो दो जो हैवान थे अपनी हैवानियत का अंजाम देकर वहां से 9-2-11 हो गए। अब कुछ ही घंटे के बाद पूरा इलाके में सनसनी फैल गई कि जो ममता नाम की इतनी सुंदर लड़की थी, अपने पिताजी को खेत में खाना लेकर जा रही थी देने के लिए, उसके साथ इतने बड़े घटना को अंजाम आखिर किसने दिया, कौन हो सकता है। ना तो उस गांव में कोई मॉडर्न तकनीक थी कि उसी तरीके से सीसीटीवी कैमरा वगैरह से देखा जाए कौन आया, कौन पकड़ा, कौन इसके साथ इतने बड़े कांड कर दिया। अब यही सारी चीजें भाई साहब सबके पूरे इलाके के लोगों के दिमाग में खलबली सी मचा कर रख दी कि कैसे क्या हो सकता है, कौन हाथ आए। अब ममता के घर पे पूरा कोहराम सा मच गया, चारों तरफ वो रोने लगे माता पिताजी। यहाँ तक कि ममता का भाई, जिस एकदम लफंगा और निकम्मा था, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो भी सुनता है कि उसकी बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, किसी ने उसके साथ इतना गलत काम कर दिया। वो भी दौड़ा भागा घर पे आता है, देखता है, बहुत परेशान होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि किसी का नाम वो नहीं जानता। धीरे धीरे करके 3-4 दिनों के अंदर ममता के भाई ने आखिर में खबर लगा ही ली कि इतने बड़े घटना का अंजाम किसने दिया। अब दोस्तों, जिस घटना के बारे में पुलिस को अभी तक खबर नहीं पड़ी कि पुलिस ने उस कातिलों को, उस मुलजिमों को पुलिस नहीं ढूंढ पाई, मात्र 4 दिनों के अंदर कुछ दोस्तों के मदद से, कुछ लोगों की मदद से ममता के भाई ने ममता के कातिलों और मुलजिमों को ढूंढ लिया। और ढूंढने के बाद सिर्फ उनसे भाईचारे का व्यवहार नहीं किया कि भाई मैं तुमको ढूंढ लिया हूं, मुझसे बात करो, क्यों तुमने ऐसा किया, कुछ नहीं, नॉन स्टॉप दोनों का खात्मा कर दिया। पहले तो गला रेता, उसके बाद गुप्तांग दोनों का काट करके, और कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक चीज आता है कि अगर मैं इसी तरीके से गायब हो जाऊंगा, पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी, मेरे माता पिता को परेशान तो कर ही रही होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले करके पुलिस सच्चाई को बता देना चाहिए। और वो फाइनली फैसला लेता है और पुलिस थाने के लिए निकल जाता है, और थाने में जाकर बैठता है, और थाना इंचार्ज जो होते हैं, वहां के पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे पूरी घटना के बारे में बताता है कि उसने मुलजिमों के साथ घटना को कैसे कैसे अंजाम दिया, और मुलजिमों ने उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों किया था। इसी गुस्से को लेकर उसके भाई ने, ममता के भाई ने, इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस वाले ये बात को सुनते हैं कि भाई, एक भाई इतना दरिंदा हो सकता है
कि बहन के कातिलों को इस दर्दनाक तरीके से मार सकता है। तो पुलिस वाले ने कहा, देख भाई, मैं तो तेरे समर्थन में हूं। अगर वाकई में उन मुलजिमों ने तेरी बहन के साथ ऐसा किया था तो तूने जो किया सही तो बिल्कुल किया, बिल्कुल उसमें तूने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कानून ये छूट तुम्हें नहीं देती है कि तुम किसी को भी दिन दहाड़े इस तरीके से दर्दनाक मौत के घाट उतार दो। इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी, कोर्ट में पेश करना होगा। वहां सुनवाई के मुताबिक जज तुम्हें चाहे बाइज्जत बरी कर दे, जेल में भेज दे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। तब ममता के भाई ने सीधा कहा, मुझे अगर भागना होता, कहीं इधर जाना होता तो मैं अपने आप को थाने में क्यों समर्पण करता। मैं इस थाने में समर्पण बस इसीलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले, नहीं तो ये चीजें एक छोटी सी कहानी और किस्से बनकर रह जाती। अब दूसरे दिन जब जज के सामने पेश किया जाता है ममता के भाई को, तो जज के सामने जब सुनवाई होती है, गवाही होती है, पूछताछ होता है वकीलों के माध्यम से, तब जज ने पूरी जब मामले को सुना तो जज खुद एक बार फैसला लेने के लिए सोच रहा था कि आखिर किया क्या जाए। भाई, इतने बड़े घटना को इसने अंजाम दिया है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसका मनोबल बढ़ जाएगा, बाहर जाएगा, फिर से और भी बड़ी घटना को अंजाम देगा। जज ने सीधा कहा ममता के भाई से, जब तुमको ये चीज 4 दिन के बाद पता चल ही गई, तुम्हारे पास गवाह भी होते कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है उन दो लोगों ने, तो तुमको थाने पे थाना इंचार्ज या पुलिस वालों से मदद लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए था इन सारी चीजों के बारे में। पुलिस तुम्हारी मदद करती, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती। तुमने अपने हाथों को क्यों गंदा किया? अब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी जेल के सलाखों के पीछे। ममता के भाई ने सीधा कहा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मुझे परवाह नहीं, कुछ भी मुझे परवाह नहीं है। ये मुझे पूरा पता है कि जो सजा मैंने अपने हाथों से उन हत्यारों, मुलजिमों को दिया है, वो सजा कानून कभी उनको दे ही नहीं सकती थी। इसलिए साहब, अब चाहे आप मुझे फांसी दे दो, मुझे हथकड़ी लगाओ, जेल की सलाखों के पीछे रौंद दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आत्मा को तसल्ली और संतुष्टि मिल चुकी है। मैंने अपने बहन के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं घर का निकम्मा तो था, लेकिन आज मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है कि मैं अपने बहन के लिए बहुत बड़ा काम करके जा रहा हूँ। जज भी इन सारी चीजों को सुनने के बाद बहुत परेशान था कि भाई ये कैसा सरफिरा लड़का है यार। जज ने कुछ सजा कम की, क्योंकि बहन का उसके मामला था, कहीं ना कहीं ये बहन के बीच बचाव या बहन के कातिलों को इसने सजा दी थी, ना कि किसी निर्दोष व्यक्ति को उसने नहीं मारा था। इसलिए कुछ सजा कम करके इसको मात्र 10 साल के लिए कैद कर दिया गया। उसके बाद ये छूटता है, आता है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये मध्य प्रदेश रीवा की कहानी है। हो सकता है कहानी में थोड़ा ऊंच नीच मुझसे हो गया हो, कहानी एग्जैक्ट में ना बता पाया हूं, लेकिन ये कहानी पूर्णतः सच्ची कहानी है मेरे दोस्तों। आज के तकरीबन साल भर पहले की ये कहानी जो मैं आप तक सुना रहा हूं। मैंने गूगल पे भी इसके बारे में सर्च किया, मैंने पाया कुछ चीजों के बारे में, उसके बारे में और भी चीजों को देखा मैंने, तब मुझे समझ में आया इस स्टोरी को मुझे आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। ये स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे ममता के भाई के बारे में, एक बार कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है मेरे दोस्तों तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर से एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।